So this is our revision through PYQ series. 5वां दिन है आज, डे 5th। ठीक है, तो आज हम 2021 के सारे PYQs आज हम ख़त्म कर रहे हैं और फिर हम 2022 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आज लगभग 15 MCQs होंगे, आप सॉल्व करोगे और उस MCQ के बाद एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देखोगे। और प्लीज़ जो भी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और आपका फीडबैक भी हमारे तक पहुंचा देना। उससे हमें अच्छा मतलब हेल्प होती है कि आगे हम अच्छा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए और हम भी थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लेट्स नाउ स्टार्ट दिस सीरीज। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? का ड्यूरेशन क्या था? यहाँ पे भी 2 साल है, यहाँ पे भी 2 साल है, यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 4 साल है। भाई 4 साल तो नहीं लगे हमें। तो पहला सेशन कब हुआ था? 1946 में। लास्ट सेशन कब हुआ है? 1949-50 के जनवरी में। एडॉप्ट किया था नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कौन सा है, कितने दिन लगे? 2 years 11 months एंड 17 days। ठीक है, पहला सेशन दिसंबर 9 1946 को, एडॉप्ट किया नवंबर 26 1949 को। ठीक है, और भी चीजें देखते हैं अब क्या क्या हुआ है। तो पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया था, सबसे हाईएस्ट सबसे सीनियर वो मेंबर थे। ठीक है, तो ओल्डेस्ट पर्सन थे, टेम्पररी चेयरमैन बने वो, पहले बने थे। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। वाइस प्रेसिडेंट थे एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी, ये दोनों नाम याद रखो। पहले थे एच सी मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी, ये भी पूछते रहते हैं। देन 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पास किया गया 22 जनवरी 1947 को, जो कि बाद में जाके प्रियम्बल बना हमारा। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया। इसकी कमेटी के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद, नेशनल फ्लैग की जो कमेटी थी। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेप्टेड। फिर 24 जनवरी 1950 को बहुत सारी चीज़ें की, नेशनल सॉन्ग को हमने एक्सेप्ट किया, नेशनल एंथम को हमने एक्सेप्ट किया, राजेंद्र प्रसाद एज इलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो फाइनल सेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो यहाँ पे हुआ है जहाँ पे सबने साइन कर दिया। ठीक है, और यही जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 1952 हमारे पहले इलेक्शन होने तक एज अ पार्लियामेंट फंक्शन करती रही। 26 जनवरी 1950 को हमने एज अ रिपब्लिक खुद को डिक्लेयर कर दिया। तो ये पूरा डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें कुछ कुछ है, देखो। कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जो नवंबर 1946 में आया था। 389 मेंबर्स थे, 296 ब्रिटिश इंडिया से, 93 प्रिंसिपल स्टेट से। ब्रिटिश इंडिया में 292 मेंबर्स थे, 11 फ्रॉम गवर्नर प्रोविंसेस, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। सारे रिलीजन्स को लगभग रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था, वुमेन भी थी इसमें। सीट एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे लगभग पर मिलियन पीपल, लगभग मतलब 10 लाख लोगों के पीछे एक इंसान, ऐसे इस तरीके से तब था। और मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, ऐसे 3 तरीके में डिवाइड हुआ था लगभग। वोटिंग में देखा जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे, ठीक है, तो हमारे प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उन्होंने चूज किया था इनको। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोल सकते हैं, मतलब पार्टली इलेक्टेड, क्योंकि ब्रिटिश प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे, और पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि प्रिंसली स्टेट में तो राजाओं ने भेजे थे ना अपने प्रतिनिधि, वहां पे थोड़ी ना इलेक्शन हुआ था। तो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। और सारे मेंबर जो इलेक्टेड थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं है, ठीक है, तो याद रखो। 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स रिमेन मोस्टली अनफिल्ड एज दे ऑप्टेड आउट। ठीक है, बहुत सारे। उसके बाद की फैक्ट्स, टोटल 11 सेशंस हुए हैं, 2 years 11 months 18 days। टोटल एक्सपेंडिचर 64 lakh। एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज अ सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया, उससे एक सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, पार्लियामेंट की तरह बैठती थी, तो जीवी मावलनकर उसके स्पीकर थे, जो कि महाराष्ट्र से थे, पहले स्पीकर लगभग यही है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह बैठते थे, तो राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे। तो फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह भी इन्होंने काम किया 1952 तक। पहले 299 मेंबरशिप थे, क्योंकि बाद में मुस्लिम लीग ने उसको विड्रॉ कर दिया था, उन्होंने बाइकआउट ही कर दिया था। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो टेम्पररी चेयरमैन बने हुए थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद बने, और एच सी मुखर्जी, वीटी कृष्णाचारी वाइस प्रेसिडेंट्स बने। एच आर अयंगार सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। एस एन मुखर्जी ड्राफ्ट चीफ ड्राफ्टमैन
जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया है। नंदलाल बोस, बी आर सिन्हा रिस्पॉन्सिबल फॉर डेकोरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक गांधीयन आर्टिस्ट थे ये तब जब रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पूरा वहाँ पे शांति निकेतन से वहाँ से हिंदी में कैलियोग्राफी की है वसंत कृष्णन वैद्य ने, और नंदलाल बोस ने इन्होंने इल्यूमिनेट किया है। तो इनिशियल मेंबर्स में 15 वुमेन थी, लेटर इंक्रीज बाय 2, टोटल 17 बन गई। ठीक है। वुमेन सिग्नेचर्स कौन कौन सी देखो, इंपॉर्टेंट नाम है जी दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षायनी वेलुनाथन, हंसा मेहता, रेणुका रे, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, एनिमा स्क्रीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, तो पता होने चाहिए, आते रहते हैं, पूछे थे अभी एग्जाम्स में। और प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ायदा, इन्होंने उसको पूरा हैंड टाइप किया है, प्रिंटेड नहीं थी। हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो मास्टरपीस है।
करते हैं। सो लेट्स लुक एट जॉन रॉल्स कंप्लीटली। एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर है, ग्रेटेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है, क्योंकि फिर से पॉलिटिकल फिलोसफी, हॉट आउट टू बी, नॉर्मेटिविज्म, फिर से पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन में ऐसे बोला जा रहा था ना, तो फिर से उसको रिवाइव करने का काम किया है, क्योंकि इनके बाद ही फिर नॉजिक आते हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर कम्युनिटेरियन सैंडल, वॉल्जर, टेलर आते हैं जो उसकी इनको क्रिटिसाइज करते हैं, फिर अमर्त्य सेन आते हैं। तो एक पूरा पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी फिर से रिवाइव हुआ। ठीक है, बाद में फिर अभी मारदा नुसबाम से लेके अभी भी अमर्त्य सेन लिख रहे हैं, तो ये सब अभी भी ट्रेडिशन है। तो ये तो पूरा ट्रेडिशन, इसलिए उनको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इनके कारण हुआ है, इनको क्रेडिट उसका दिया जाता है, क्योंकि तब बिहेवियरलिज्म का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था और वो चैलेंज कर रहा था कि भाई ये क्या है, सब वेग है वगैरह वगैरह। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन है, क्योंकि वो लॉक, रूसो, कांट से बोरो करते हैं ना, कि वो उन्होंने भी क्या कहा कि स्टेट ऑफ नेचर था, फिर सब लोग आए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वैसे ही वेल ऑफ इग्नोरेंस में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, लोग आए, उन्होंने कुछ लॉज बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस तरीके से। कांट का इन्फ्लुएंस था डियोंटोलॉजी का, इंडिविजुअल एज एंड्स इन देमसेल्व्स। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को, वो एज उसको निगेटिव देखते हैं, क्योंकि ईच पर्सन, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, कुछ कुछ लोगों का प्लेजर को तो हम कम कर रहे हैं ना, मतलब मेजोरिटी का प्लेजर देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी पर्सन पर्सन का जस्टिस, उसका प्लेजर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथोडोलॉजी क्या है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं ना वो, कि उनको एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी चाहिए थी, तो उसके लिए जस्टिस एज अ फेयरनेस एक पहला प्रिंसिपल है। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक ओरिजिनल पोजीशन, एक हाइपोस्टेटिकल स्टेट ऑफ नेचर की वो बात करते हैं, इनिशियल स्टेटस क्या होगा सबका। ठीक है, तो वो जो इनिशियल स्टेटस क्यों है, उसमें सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या होंगे। अब डिसाइड करते टाइम वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे वो करेंगे, मतलब उनको नहीं पता कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा जेंडर क्या है, मेरी कास्ट क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, मेरा फलाना क्लास क्या है। तो क्योंकि फिर अपने हिसाब से आप करोगे ना, तो आपको नहीं पता, तो जब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कहाँ जाऊंगा, नहीं पता, तो मैं क्या डिसाइड करूंगा भाई, मैं अगर सबसे लीस्ट एडवांटेज में फेंका गया, तो भी मेरी कुछ तो लाइफ होनी चाहिए, मुझे कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए, तो उस वो सोच के आप डिसीजन लोगे, तो सबके लिए फेयर डिसीजन लोगे। दे डू नॉट नो देयर क्लास, स्टेटस, वेल्थ, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टू एलिमिनेट बायसनेस एलिमिनेट हो डिसीजन मेकिंग में, लॉ के प्रिंसिपल डिसाइड करते टाइम। तो रॉल्सियन इंडिविजुअल क्या है, रैशनल है, कैपेबल ऑफ हैविंग कंसेप्शन ऑफ गुड, उसको पता है कंसेप्शन ऑफ गुड क्या है, म्यूचुअली डिसइंटरेस्टेड है, इनवी नहीं करता वो, एंड कंजर्वेटिव रिस्क टेकर है, मतलब फियर, उसके अंदर फियर है कि भाई मैं वर्स्ट के सिनारियो में अगर गया तो भी मेरा कुछ तो अच्छा हो, तो इस डिसीजन में वो डिसीजन ले रहा है।
है। तो सेकंड फेमिनिज्म जो है वो कैरोल हैनिश, इनका ये स्टेटमेंट है, पर्सनल इज अ पॉलिटिकल, जो बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक घर में जो हो रहा है ना वो भी तो पॉलिटिकल है, वहां पे भी मेल मेंबर जो है वो डोमिनेट करते हैं वुमेन के ऊपर। वुमेन्स हमारे घर में अगर देखेंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक काम करती रहती है, कभी उनको आराम नहीं मिलता, उनको उसके लिए कुछ हम रिसिप्रोकेट भी नहीं करते, उनको कुछ वेजेस भी नहीं है, फ्रीली ही सब काम कर रहे हैं, केयर के नाम पे, लव के नाम पे हम उनसे इतना एक्सप्लॉयटेशन उनका कर रहे हैं। तो घर में भी सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें पर्सनल 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 करके, प्राइवेट डोमेन करके इसके ऊपर डिबेट ही नहीं हो रहा, डिस्कशन नहीं हो रहा, तो भाई ये भी पॉलिटिकल है, इसके ऊपर भी डिबेट होना चाहिए, उसके ऊपर भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस स्पेस को, इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग वेव्स देखते हैं फेमिनिज्म के, जस्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। तो पहले लिबरल फेमिनिज्म आया। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सबसे पहला स्ट्रगल था वोटिंग राइट्स पाने के लिए। ठीक है, तो 1840 से 1920 तक पॉलिटिकल लीगल राइट्स, सफरेज मूवमेंट। ठीक है, तो पब्लिक स्पेयर में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट था राइट टू वोट के लिए। और इसमें यूएसए में भी चीज ज़्यादा चला, डिक्लेरेशन फॉर ऑफ सेंटिमेंट्स वगैरह, ये सब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये सब इंपॉर्टेंट था। की थिंकर्स है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। ठीक है, इनका विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। जेएस मिल का सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, हैरियट टेलर के साथ मिलकर, उनकी वाइफ के साथ मिलकर इन्होंने ये बुक लिखा है। ठीक है, और ये कुछ एक यूएस सप्रेजेट से भी एक मूवी भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ये दो दो तीन थिंकर याद रखो, और ये फर्स्ट वेव था, इसका इंपॉर्टेंट एम था वोटिंग राइट, इतना याद रखो, और लिबरल फेमिनिज्म से अटैच्ड है। फिर सेकंड फेमिनिज्म, वे ऑफ फेमिनिज्म आया, रेडिकल फेमिनिज्म जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें फोकस जो था वो कल्चरल सोशल एस्पेक्ट्स पे था, कि उन्होंने प्राइवेट स्पेयर, जो फैमिली को प्राइवेट लाइफ करके, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखा। और जस्ट इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए, एक रिवोल्यूशनरी डिमांड्स लेके आए आगे, जिसमें पर्सनली से पॉलिटिकल, मतलब डोमेस्टिक एब्यूज इज नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम, इट इज अ पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है। तो एक पॉलिटिक्स है वहां पे, एक पावर हायरार्की, पावर एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, उसमें की थिंकर्स क्या है, बेटी फ्रीडान जो ये है, इनका द फेमिनिस्ट माइस्टिक बुक है। उसके बाद सिमोन दी बुआ, उनका सेकंड सेक्स बुक इंपॉर्टेंट है। केट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक इंपॉर्टेंट है। शुलामित फायरस्टोन का डायलेक्टिक्स ऑफ सेक इंपॉर्टेंट है। ग्रीर का द फीमेल लिनोच, ये भी बुक इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बार बार अलग अलग एग्जाम्स में आते जाते हैं। ठीक है, फिर आया थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म, जिसको पोस्ट मॉडर्निस्ट है, इंटरसेक्शनलिटी, जूडिथ बटलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जेंडर एज ए परफॉर्मेटिव, इनकी ये बात करती है। तो इंटरसेक्शनलिटी, डाइवर्सिटी, माइक्रो पॉलिटिक्स, ये सब रिकॉग्नाइज दैट वुमेन इज नॉट, मतलब सारी वुमेन को एक जैसे नहीं देखा जा सकता ना। ब्लैक वुमेन है, इंडियन वुमेन, रूरल वुमेन अलग होती है, उनके इश्यूज अलग है, अर्बन वुमेन के इश्यूज अलग है, रूरल विद इन रूरल जो सबसे पुअर है उनके इश्यूज अलग है, विद इन कास्ट अलग अलग कास्ट में जो वुमेन डिवाइडेड है उनके अलग अलग इश्यूज है। तो इस तरीके से वुमेन एज एक कैटेगरी नहीं देखा जा सकता। व्हाइट वुमेन के इश्यूज अलग है, व्हाइट क्लास मिडिल वुमेन के इश्यूज अलग है, डेवलप्ड कंट्रीज के वुमेन के इश्यूज अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज के वुमेन के इश्यूज अलग है, अफ्रीका सूडान वहाँ पे वुमेन के इश्यूज अलग है, गाजा में वुमेन के इश्यूज अलग है। तो सबको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, उसमें भी क्वीर थ्योरी, ट्रांस थ्योरी, गर्ल पावर, ये सब। तो इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच किसका है, किम्बरली क्रेंशॉ का है। तो इसमें वो क्या बोलती है कि मतलब विद इन रेस, फिर विद इन क्लास डिवाइड करेंगे तो एक एक वुमेन ऐसी हो सकती है, जब सपोज इंडिया के किसी रूरल ट्राइबल विलेज में एज ए ट्राइबल भी वो झेल रही है, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी लैंड जा रही है, जो भी हो रहा है उनके साथ, तो उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा रिपरकशन आ रहा है। सपोज वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो फिर जहाँ पे पानी ज्यादा है वहाँ के ट्राइबल वुमेन से जहाँ पे पानी नहीं है तो वो ज्यादा और ज्यादा झेल रही है। सपोज रूरल है तो अर्बन वुमेन और रूरल वुमेन वहाँ पे, और मतलब अलग अलग मल्टीपल आइडेंटिटीज है, इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है, और हर आइडेंटिटीज उसके ऊपर हैम्पर कर रही है, अलग अलग तरीके से शेप करती है। ठीक है, जो भी हो रहा है, तो इस तरीके से जूडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल, इंपॉर्टेंट बुक है। बेल हुक्स का एंड टाइम मूवमेंट, इसका ऑल अबाउट लव, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है। फोर्थ वेव फेमिनिज्म भी है, जिसको अभी एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो डिजिटल फेमिनिज्म है, मी टू मूवमेंट, ये सब फोर्थ वेव में आता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटेरियन थिंकर है यार, आप इतना लेक्चर करने के बाद। सैंडल, नॉजिक, हायक, फ्रीडमैन। तो देखो यार, नॉजिक, हायक और फ्रीडमैन ये लिबर्टेरियन थिंकर्स है तीनों, इन तीनों को हम देखेंगे अभी। और सैंडल जो है वो कम्युनिटेरियन थिंकर है, वॉल्जर, सैंडल, टेलर। ठीक है, तो माइकल सैंडल, इनके मैंने इनके लेक्चर्स देख के है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है, जस्टिस के ऊपर जो लेक्चर्स है, बहुत अच्छे लेक्चर्स है, लगभग 10 या 15 लेक्चर्स की वो सीरीज है, आप भी देख लेना अगर जब टाइम मिले।
तो क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स को, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस इनका बुक है, जिसमें वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल को ऐसे वेल ऑफ इग्नोरेंस सबके पीछे नहीं ढका जा सकता, वो सिचुएटेड सेल्फ है। हमारे आइडिया, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा गांव, हमारा विलेज, हमारी कम्युनिटी, हमारा स्टेट, हमारा कंट्री, हम जो हमारी जो भी कास्ट हो, जो भी रिलीजन हो, जो भी जेंडर हो, वो शेप करता है हमारे आइडेंटिटीज को, हमारे वैल्यूज को। ऐसे एकदम आप हटा नहीं सकते, सब हाइपोथेटिकल उसमें रख नहीं सकते। ठीक है, तो माइकल सैंडल, ठीक है, इनका अनइंकम्बर्ड सेल जो भी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ऐसे डिटैच नहीं किया जा सकता। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट बुक है। वो इनकम्बर्ड सेल की बात करते हैं, मतलब सिचुएटेड सेल्फ की बात करते हैं। टायरनी ऑफ मेरिट की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। उनका जस्टिस व्हाट्स राइट थिंग टू डू, ये एपिसोड देखो, ये 10 या 15 एपिसोड की सीरीज है, बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। चार्ल्स टेलर पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ सेल्फ की बात करते हैं, अलग अलग सोर्सेस, हमें हमारा जो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ, हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शेप करती है। ठीक है, डायलॉग हो रहा है हमारा लोगों के साथ, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में तो और अच्छे से, सेक्युलर एज, ये सब इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी एज ए डायलॉजिकल फॉर्म्ड विद डायलॉग्स विद अदर, नॉट मतलब अलोन आइसोलेटेड नहीं है। माइकल वाल्जर है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, स्पीयर ऑफ जस्टिस, तो अलग अलग स्पीयर्स है ना, तो इस तरीके से इक्वालिटी कैसे होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे एक दूसरे को शेप करती है, क्या वो पॉलिटिकली की सुपीरियर है तो क्या इकोनॉमिकली भी उसको डोमिनेट करना चाहिए, इकोनॉमिकली किसके पास बहुत रिसोर्सेस है, क्या पॉलिटिकल में उसमें डोमिनेट करना चाहिए क्या नहीं, तो इस तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। जस्ट और थ्री भी लेके आते हैं ये लोग। ठीक है, तो जस्ट और थ्री में वो थोड़ा बहुत जस्टिफाई करते हैं कि भाई वॉर थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स पे, थिक एंड थीन एक्सेट्रा, कुछ बुक्स है इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब था? अब यार कोल्ड वॉर का रिवीजन अभी करवाया था मैंने। 1962। ठीक है, तो ये है क्यूबा। ठीक है, तो ये एकदम यूएसए के पास था और ये कम्युनिस्ट कंट्री है, अभी भी कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसाइल्स रखे थे, ये पूरा अमेरिका लगभग यार चला जाता। ठीक है, तो ये बहुत इशू, तो अमेरिका ने भी पूरा क्यूबा का ब्लॉकेड किया हुआ था, तो क्यूबन ब्लॉकेड ब्लॉकेड भी कहा जाता है। तो यही है कि फिर से देखो, याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब 1945 में हुआ। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई, वो क्या है देखो। उसके बाद 1948 में मार्शल प्लान आया, बर्लिन ब्लॉकेड हुआ, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट क्या है। फिर 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, हंगेरियन रिवॉल्यूशन हुआ है 1956 में, 1953 में कोरियन वॉर हुआ है, 1968 में ब्रिजनो डॉक्ट्रिन आई, 1972 में सॉल्ट वन साइन हुआ। ठीक है, हेलसिंकी अकॉर्ड हुआ है 1975 में, 79 में सॉल्ट टू हुआ, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ, 83 में स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव लिया गया, और 1989 में बर्लिन वॉल का फॉल हुआ। तो ये कुछ कुछ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये पूछते रहते हैं अपने अलग अलग एग्जाम्स में, कब हाइड्रोजन बॉम्ब यूएसएसआर ने 1953 में ये किया। तो ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं। वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ है 1955 में यूएसएसआर का। नाटो कब था? 1949 में, यहाँ पे देखो नाटो। ठीक है, नाटो। तो ये कुछ आता रहता है, ये क्रोनोलॉजी पूछते हैं, ईयर्स पूछते हैं, कभी कभी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है वगैरह, ये सब भी आता रहता है। तो ये लगभग 2021 के सारे क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, आपका रिवीजन बहुत हो गया, मल्टीपल टाइम्स हुआ, आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो गया होगा सब अब। ठीक है, तो आई होप सो जो भी एंड तक रहे उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा एग्जाम। हम सेकंड लगभग 5 से 6 पार्ट की ये सीरीज बनेगी, अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है इसका। और अगर आप अभी तक एंड तक रहे तो आई होप सो आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक करो, कमेंट तो करो ही करो। कमेंट और लाइक से क्या होता है ना, रीच बढ़ती है वीडियो की, तो आपके जैसे जो हम्बल बैकग्राउंड से और भी जो बच्चे होंगे, सबको मतलब सबके पास इतना अच्छा कंटेंट जा पाएगा। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।